नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने व्यंजन संधि तक पढ़ लिया है और आज संधि का आखिरी पड़ा हुआ विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर किस किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, आइए आज समझते हैं विसर्ग संधि को। दोस्तों, विसर्ग संधि की अगर आप बात करते हैं, आप जानते हैं इसकी सीधी सी परिभाषा ये लिखी जाती है कि भाई जिस संधि में यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर और व्यंजन के आने की वजह से विसर्ग की मूल प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन होता है या विसर्ग की मूल प्रवृत्ति में कुछ बदलाव होता है, कुछ तब्दीली होती है, तो उसे आप कहते हैं विसर्ग संधि। देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय यह, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माना मैंने कहा कि हमारे पास विसर्ग है, हमारे पास एक विसर्ग है। यदि माना विसर्ग के बाद या तो आता है कोई स्वर या माना विसर्ग के बाद या तो आता है कोई व्यंजन। अब स्थिति ऐसी है या स्थिति ऐसी है, यानी विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन के आने की वजह से अगर विसर्ग में कुछ भी परिवर्तन होता है, अगर विसर्ग के स्थान पर कुछ भी बदलाव होता है, कुछ भी तब्दीली होती है, तो प्यारा बच्चों, इस परिवर्तन का मतलब होगा विसर्ग संधि। इसका अर्थ हुआ कि आप उसको विसर्ग संधि कह सकते हैं। मैंने तभी तो परिभाषा में कहा कि जिस संधि में विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन के आने की वजह से अगर विसर्ग की मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, विसर्ग की मूल प्रवृत्ति परिवर्तित होती है, विसर्ग के स्थान पर कुछ बदलाव होते हैं, कुछ तब्दीलियां होती है, उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहा जा सकता है, या भाई वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसका सीधा संदर्भ हुआ है। उदाहरण के लिए आपके पास एक विसर्ग लिखा है, मैंने कहा विसर्ग है। मान लो विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ गया, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा क आ गया, या माना कोई स्वर आ गया, मान लिया जाए ई आ गया। तो कंडीशन ऐसी हो या ऐसी हो, आपको याद रखना है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी इनकी वजह से ही जो विसर्ग है इसमें कुछ भी अगर परिवर्तन होता है, इसमें कुछ भी अगर तब्दीली होती है, इसका मतलब है दोस्तों आप विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं या भाई आप विसर्ग संधि की तरफ को जा रहे हैं। और विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई के अभ्यर्थी हैं, आप एई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी परीक्षा, अन्य राज्यों की परीक्षा, उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप पुलिस दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, या बिहार, जहां जहां जो भी हिंदी भाषी राज्य है, मुझे लगता है कि अगर विसर्ग संधि से सवाल आना होगा तो ये जो कुछ नियम मैं आपको बताने वाला हूं बहुत उपयोगी है आपके किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए। आइए समझते हैं इसका नियम एक। देखिए, अगर विसर्ग संधि का नियम एक की बात करते हैं, इसका नियम पहला लेते हैं। नियम एक विसर्ग संधि का क्या है? इसका नियम एक है विसर्ग का, मैं लिख रहा हूं विसर्ग का र में परिवर्तन। वो कह रहा है कि विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होगा, यानी विसर्ग के स्थान पर र कैसे बनेगा। भाई नियम आपका यह है कि विसर्ग का र में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग के स्थान पर र कैसे बनेगा, ये सीधा सवाल है। अब अगर आप इसकी व्याख्या करते हैं कि विसर्ग के स्थान पर र कैसे बनेगा, इसकी व्याख्या करते हैं भाई, इसकी व्याख्या समझते हैं कि विसर्ग के स्थान पर र कैसे और क्यों बन रहा है। साधारण सी बात है। इसकी व्याख्या क्या है? ये लिखता है कि अगर मान लो आपके पास विसर्ग है, ऐसे विसर्ग है, यदि विसर्ग से पहले मतलब विसर्ग का पूर्ववर्ती, भाई आपके पास में अ और आ को छोड़ करके, यानी इन दोनों को छोड़कर शेष कोई भी स्वर आता है, आ को छोड़कर शेष कोई भी स्वर आता है, अ और आ विसर्ग से पहले नहीं होंगे, इसके अलावा अन्य स्वर कोई भी हो सकता है। तथा विसर्ग के बाद अगर कोई सघोष वर्ण आता है, विसर्ग के बाद अगर कोई सघोष वर्ण आता है, अब आप सघोष से तो परिचित होंगे मेरे ख्याल से, आप जानते हैं सघोष क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, साथ में सभी स्वर भी होते हैं, साथ में अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। 31 इनकी संख्या थी, वो आपको पहले ही पता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि अगर विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके शेष कोई स्वर आता है, छोटी आता है, बड़ी आता है, छोटा हुआ था, बड़ा होता है इत्यादि, और विसर्ग के बाद कोई सघोष आता है, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है ना, तो सीधा मतलब क्या हो जाएगा, आप इस विसर्ग के स्थान पर र बना देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस आपको याद रहे कि विसर्ग का क्या बन रहा है, र।
विसर्ग का र क्यों बन रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके भिन्न स्वर था और विसर्ग के बाद कोई सगोष ध्वनि थी। अगर ऐसी स्थिति आन पड़ती है, ऐसी कंडीशन आन पड़ती है, तो विसर्ग का क्या बना देंगे आप? र। बात समझ पाए कि नहीं भाई? उदाहरण के लिए माना मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, उदाहरण के लिए आपके पास माना मैंने कोई एक शब्द लिखा है इस प्रकार से, निरपराध। मैंने माना ऐसा लिखा है एक शब्द निरपराध इस प्रकार से, है ना? या मान के चलिए आप एक शब्द लिख रहे हैं निर्विकार। आप क्या लिख रहे हैं? निर्विकार, ऐसा लिख रहे हैं। या मान लो आप एक शब्द लिख रहे हैं प्रादुर्भाव। क्या लिख रहे हैं? प्रादुर्भाव, ऐसा लिख रहे हैं। या मान लो आप एक शब्द इस प्रकार से लिख रहे हैं आशीर्वाद। क्या लिख रहे हैं आप? आशीर्वाद, इस प्रकार से लिख रहे हैं, है ना? ये मान के चलिए मैंने एक शब्द इस प्रकार से लिखा है, ये लिखा है दुरुपयोग। दुरुपयोग, ऐसा लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। भाई अगर आप इन सब शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे ना, कॉमन बात क्या है, इसमें र दिखाई दे रहा है, यहां पर भी र दिखाई दे रहा है, यहां पर भी र है, यहां भी, यहां। अब संधि विच्छेद कैसे करें आप? आपको क्या करना, निरपराध में देखते हैं। भाई आपने नी लिखा, ऐसे नी कैंसिल हो गया कि नहीं? अब मुझे बताइए र बचा हुआ ना यहां पर, र का मतलब क्या होगा? विसर्ग। तो अगर आप इस आधे र को हटाएंगे तो यहां विसर्ग जुड़ेंगे कि नहीं? विसर्ग का मतलब आधा र समाप्त। लेकिन मत भूलना ये पूरा र था तो इसका अ तो बच गया होगा ना। जो इसका अ बचा हुआ होगा दोस्तों, उसको उसके पीछे लिखेंगे नहीं, शब्द क्या हो जाएगा? अपराध होगा पूरा भाई कि नहीं? अपराध होगा ना। अब देखना, अब समझना। अब अगर आप समझते हैं विसर्ग से पहले क्या लिखा है? ई लिखा है कि नहीं? भाई ई क्या है? ई तो अ और आ को छोड़ करके भिन्न स्वर है। और विसर्ग के बाद क्या लिखा है? अ एक स्वर है और आप जानते हैं सभी स्वर सगोष होते हैं। इसका मतलब जब ये सगोष है तो इसकी और इस ई की वजह से जब आपने इनको जोड़ना चाहा तो प्यारे बच्चों आपका जो विसर्ग था वो सीधा सीधा र में तब्दील हो गया है, उसके जगह पर र बन गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। माना आप निर्विकार शब्द को देखते हैं, भाई आपने क्या किया? आपने सीधा सीधा नी लिखा, कैंसिल कर दिया, आप पढ़ रहे हैं निर्विकार। इसका मतलब ये र यहां पर उच्चारित हो रहा है, ये आधा र है पहले ही। तो मुझे बताइए इस र को हटाने के लिए विसर्ग लगाने पड़ेंगे कि नहीं? लिख दिया आपने। अब क्या बचा है? पीछे तो पूरा विकार बचा ना भाई, तो विकार लिखिए ना। समस्या कहां आ रही है? विकार लिखिए। यहां पर देखिए विसर्ग से पहले ए लिखा है, बाद में क्या लिखा? व। अगर बाद में व लिखा तो व तो एक सगोष होता है, इसलिए विसर्ग का क्या बन गया? र। माना प्रादुर्भाव लिखा हुआ है, भाई आपने क्या किया? आपने सीधा ये लिखा और ये द लिखा, द के साथ छोटा के बाद लगाए प्रादु लिखा। अब क्या बचा? र। अरे हटा दो ना इस र को, यहां पर विसर्ग लगा दो ना, और हो गया प्रादु धन भाव बराबर प्रादुर्भाव। भाव भी तो सगोष होता है। माना आप आशीर्वाद को लिख रहे हैं, आपने क्या किया? आशी, ऐसे लिखेंगे ना आप, इसका मतलब खत्म। अब क्या बचा है? र। र का क्या बनाएंगे? विसर्ग। पीछे क्या बच रहा है? वाद बच रहा है, तो वाद लिखिए ना आप। अब देखो विसर्ग से पहले क्या लिखा है? ई, बाद में क्या लिखा? वो, जो कि एक सगोष है। इसका मतलब आप अपने नियम पर कायम है। माना दुरुपयोग लिखा हुआ, आपने क्या किया? ए लिखा साहब दू। अब क्या बचा? र। इस र की जगह पर मैं विसर्ग बनाता हूं, र को हटा दिया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? ऊ बचाना भाई। ऊ कौन सा है? अरे भाई छोटा ऊ होगा ना ये। आप क्या लिखेंगे? उपयोग लिखेगा कि नहीं पीछे, ऐसे। अब मुझे बताओ विसर्ग से पहले अगर आप इसकी स्थिति को देखते हैं, विसर्ग से पहले क्या लिखा है? ऊ, बाद में भी क्या लिखा है? ऊ। भैया ऊ सगोष भी तो होता है। पहला सवाल तो यह है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर के भिन्न स्वर है, बिल्कुल है ऊ, और बाद में ऊ है जो कि सगोष है, इसलिए आपने विसर्गों का र बना दिया है। दो धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। आई बात समझ में? तो अगर इस प्रकार का कोई भी आपके पास उदाहरण आता है जिसमें आपको दिखता है कि र बना हुआ है, तो आप समझना कि विसर्ग के स्थान पर र कब बनेगा। आपके दिमाग में, आपके जहन में नियम होना चाहिए कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर हो, अ और आ ना हो। इसके अलावा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा आदि कुछ भी हो सकता है। और विसर्ग के पश्चात कोई सगोष वर्ण हो सकता है। सगोष वर्ण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्रतीक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या अंतस्थ वर्ण, या तो भाई आपका कोई भी स्वर अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो विसर्ग है उसके स्थान पर आप र बना देते हैं, है ना। ये पहला नियम था और बार बार इस नियम से परीक्षा में सवाल आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे वो शब्द लिख देता है, उसने निर्मल लिखा, उसने दुर्गुण लिखा, उसने निर्धन लिखा, अगर ऐसे शब्द लिख रहा, उसने ज्योतिर्मय लिखा,
उसने आविर्भाव लिखा, है ना। अगर इस प्रकार के शब्दों को लिख रहा है, या माना उसने निराशा लिखा, माना उसने निर्धन लिखा, है ना, या माना उसने भैया आपका निराधार लिखा। अब आप सीधा समझ रहे हैं भैया इनका विषय ऐसे तो करेंगे। अगर माना मैं यहां पर एक और शब्द मैं लिख रहा हूं निराधार, ऐसा करके, उसने कहा निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अरे दिक्कत कहां आ रही भाई, हमने क्या किया, नहीं लिखेंगे ऐसे करके, उसके बाद र का बनाएंगे विसर्ग, खत्म। पीछे क्या बच गया, आ बच गया, तो मैं आधार लिखूंगा पीछे की नहीं, ऐसे ही होगा। अब आप समझ रहे हैं विसर्ग से पहले ई लिखा है, बाद में आ लिखा, आ एक सगोश है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर आप क्या बना देंगे, र। या माना अगर उसने शब्द ऐसा लिखा होता आपके लिए, उदाहरण के लिए मेरे पास एक शब्द लिखा है निरर्थक, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, माना ऐसे लिखा है निरर्थक। अरे भाई आपको क्या करना है, आपने लिखा नहीं, खत्म। ये र देख रहे हैं पूरा है, इसकी जगह बनाया विसर्ग, इसका मतलब इसका अवशेष बच गया है, बच गया तो उस अ को लिखेगा, खत्म। पीछे जो बच रहा है उसको उतार दे। अब बहुत विद्यार्थी क्या कहते हैं, इस र का कुछ नहीं किया, क्यों करना है भैया, दो र नहीं दिख रहे आपको, इसका मतलब मैंने एक की जगह पर विसर्ग बना दिया है, तो पीछे वाला तो एज इट इज बना रहेगा कि नहीं। आप देखिए ना, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई, बाद में क्या आ रहा है, अ, एक सगोश होता है, इसका मतलब विसर्ग के स्थान र बनना चाहिए, है ना। आगे समझ में, ठीक है। देखो मैं बार बार कहता हूं संधि रटना नहीं है। पता लगा एग्जाम्पल आपने रट लिया, निरर्थक में विसर्ग संधि होती है, क्या फायदा है, कितना रटोगे। तर्क समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको तर्क समझ में आ गया ना, तो किसी प्रकार का कोई भी उदाहरण आपके समक्ष आएगा, आप उसको इत्मीनान से बहुत तल्लीनता के साथ बहुत मजे मजे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कष्ट नहीं होगा, है ना। सीखिए, आपको सीखने की कोशिश करनी है। अरे भैया आप गणित सीखते हैं ना, गणित रट करके कभी होती है नहीं। आपने रट लिया एक सवाल, वो सवाल परीक्षा में नहीं आया, दूसरे में फंस गए, वही ग्रामर का केस है। आपको समझना है बच्चा, अगर आप समझ लेंगे तो परीक्षा में जैसा मर्जी उदाहरण आ जाएगा, आप उसको इत्मीनान से बहुत बड़े ध्यान से बहुत सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, आपका एक नंबर सही हो सकता है। खासतौर पर जो जेई के विद्यार्थी यार 8 सवाल लगभग संधि के आने हैं, बताओ आपको तो खुश होना चाहिए कि संधि आपकी इतनी मजबूत है, सारी की सारी अंगुली पे चल रही है, और आप फर्स्ट क्लास उसका जो है 8 के 8 सवाल आपने सही कर सकते हैं। या देखेंगे जो भी आप परीक्षा देते हैं, ऐसी कोई परीक्षा है ही नहीं जिसमें संधि विच्छेद का सवाल नहीं आता है। कभी संधि करने को बोलता है, कभी संधि पहचानने को बोलता है, कभी कह देगा कि इस शब्द में कौन सी दो ध्वनियां संधि युक्त है ना, कभी ऐसा सवाल कर देगा। तो जैसा भी आए आपको हर प्रकार से तैयार रहना है, आप संधि का सवाल गलत नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, क्लियर। आइए नियम नंबर 2 पर। अब हम अगर इसके नियम 2 की बात करते हैं, इसका नियम 2 क्या है, माना आप ले रहे हैं पक्ष 2, या भाई कह सकते हैं नियम 2 कह सकता हूं उसको मैं। नियम 2 क्या है, इसका जो नियम 2 है वही लिखा रहता है, उसमें लिखा है भाई विसर्ग का, हमने कहा विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे करते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा भ्रम की स्थिति क्यों बन सकती है, क्योंकि ये जो ओ वाली कंडीशन थी ना, ये गुण संधि में भी बन रही थी। गुण संधि और विसर्ग संधि के बीच का अंतर तो पहले करना पड़ेगा आपको, अगर आप उस अंतर को जानते हैं, और अंतर क्या बहुत छोटा सा है। विसर्ग संधि में जो ओ है ये विसर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, गुण संधि में जो ओ था वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अभी आते हैं उदाहरण पर, दिक्कत मत करना। मान लो अगर आपके पास मैं इस नियम की व्याख्या करता हूं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे व्याख्यात करेंगे। आप इसकी सामान्य व्याख्या ये तो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसमें, आप ये लिख सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास में विसर्ग लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सामने विसर्ग लिखा है। मैंने कहा कि अगर विसर्ग से पहले, मतलब विसर्ग का पूर्ववर्ती या तो होता है अ या होता है आ, मैं कह रहा हूं कि अगर विसर्ग से पहले ये अ और आ में से कोई एक आता है, तथा विसर्ग के बाद आता है कोई सगोश, विसर्ग के बाद क्या आता है, कोई सगोश वर्ण आता है। मैंने कहा विसर्ग के बाद आता है कोई सगोश वर्ण। देखिए इस नियम और उस नियम जो इससे पहले पढ़ा, उसमें क्या अंतर है, उसमें यह अंतर है कि उसमें विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर था, बाद में सगोश था, विसर्ग का र बन रहा था। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां कह रहा हूं कि विसर्ग से पहले या तो अ आएगा या तो आ आएगा, और विसर्ग के बाद यहां पर भी सगोश है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो सीधा मेरे बच्चा याद रखना, विसर्ग के स्थान पर आपको ओ बना देना पड़ेगा,
परिवर्तन सिर्फ इतना है, ये है आपकी कंडीशन। आपको इसको ध्यान में रखना है कि ओ विसर्ग के स्थान पर क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, इस बात को जरा आप ध्यान में उतारिए, आराम से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल्पना करिए, मान लिया जाए मैंने कुछ उदाहरण लिखे। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक शब्द लिखा, माना मनोज, मैंने ऐसे लिखा है। या माना मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं यशोदा, मैंने ऐसे लिखा है। या मान लो मैंने दूसरा कोई शब्द लिखा है मनोबल, ऐसा लिखा भाई, है ना। या मान लो मैं एक शब्द लिख रहा हूं अधोवस्त्र, हमने लिखा है अधोवस्त्र, ऐसे करके लिखा है ना। या मानो मैं कोई शब्द लिख रहा हूं तपोवन, ऐसे लिखा है। या मान लो मैं लिख रहा हूं लोकोपचार, इसमें अब आपको अंतर का पता लग जाएगा, गुण संधि किसमें है और गुण संधि किसमें नहीं है, ऐसे लिखा मान लिया जाए, है ना। या मान लो मैं एक और शब्द लिख रहा हूं, मैंने कोई शब्द लिखा है उदाहरण के रूप में, हम कोई शब्द लिख रहे हैं बसंतोत्सव, मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से बसंतोत्सव, बसंतोत्सव ऐसे लिखा है ना। अब अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, इन शब्दों को आप सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखते हैं। देखो जितने एग्जाम्पल में लिखे ना, सब जगह क्या बना है, ऊ की मात्रा बनी हुई है। मनोज शब्द को करते हैं तो भाई आपने म लिखा और ये न लिखा, ऐसे लिखा, हटा दिया दोनों को। अब ये जो ओ बचा है इसका मतलब होगा विसर्ग। पीछे क्या बचा है, जा बचा, तो जा लिखे ना, दिक्कत कहां आ रही है आपको देखने को मिल रहा है। विसर्ग से पहले क्या लिखा है, अ। अरे भाई ये अ, ये पाई दिख रही है, ये पाई किसकी मात्रा है, अ की। और विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है, जा। जा किसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, और तीसरा मतलब सगोश। इसका सीधा मतलब है इस ज और इस अ की वजह से आपने इस विसर्ग के स्थान पर क्या बना दिया, अ, यानी इसे विसर्ग समझ दिया, ठीक है। माना यशोदा लिखा हुआ, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने सीधा य लिखना है और ये शाह लिखना है, दो चीजें खत्म हो गई है। उसके बाद क्या बचे, ओ। ओ का क्या बनाइएगा, विसर्ग। पीछे क्या लिखा है, दा। दा तो सगोश होता है ना, द। इसका मतलब यहां पर विसर्ग का ओ बन रहा है। मनोबल लिखा है, आपने क्या किया, म लिखा, न लिखा, विसर्ग का क्या बनाएंगे, ओ का क्या बनाएंगे, विसर्ग। पीछे क्या लिखा है, बल, साधारण सी बात है। माना आप अधोवस्त्र देख रहे हैं, आपने क्या किया, अ लिखा और ये ध लिखा, विसर्ग का क्या बनाएंगे, यहां पर विसर्ग बनाएंगे ओ के स्थान पर। पीछे बता वस्त्र, अध धन वस्त्र बराबर अधोवस्त्र। माना तपोवन लिखा है, त लिखा, प लिखा, ओ का क्या बनाएंगे, विसर्ग। पीछे क्या बचा है, वन बचा, तो वन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोकोपचार को ऐसे ही करते हैं, माना आपने क्या किया, ये लोक लिखा, उदाहरण के लिए आप ओ का बनाते हैं विसर्ग, पीछे क्या बचा है, पचार बचा है कि नहीं। इसका मतलब गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ क्या है भैया, पहला सवाल तो प सगोश नहीं है, और अगर सगोश नहीं है तो विसर्ग कैसे बना। इसका मतलब हमने पकड़ लिया है ये विसर्ग संधि नहीं है, ये गुण संधि है। इसमें क्या करना था, इसमें आपको करना था लोक लिखा ऐसे करके, ये बीच में अ दिख रहा है, अ क का जो डंडा ये अ है, और ये जो ओ लिखा था ना दोस्तों, ओ, इस ओ का बनाना था ओ। इसका मतलब यहां पर उपचार था। ये लीजिए, हमने पकड़ लिया कि इसमें अ और ओ में संधि हो रही थी, यानी इसे कहते हैं आप गुण संधि की दशा। यही तो अंतर पैदा करना है। माना यहां लिखा है तो आपने क्या किया भाई, बसंत शब्द लिखा, सिंपल बसंत लिखा। देखिए तो के पीछे पाई लिखी है, ये अ को इंडिकेट करता, खत्म कर दिया। अब ये जो ओ लिखा ना, ओ, इस ओ की जगह ओ बनना था, तब जाकर शब्द था आपका उत्सव। इसका मतलब संधि हो रही थी अ और उ में, और अ और उ का मतलब गुण संधि है ना। तो अब आपको गुण संधि और विसर्ग संधि के इस नियम में अंतर पैदा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपके सामने जो शब्द आता ना, जबरदस्ती मत बनाना। अगर नियम में ढल रहा है, आपके नियम के अनुसार चल रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रही है बात तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए दोनों नियमों को पैरेलली आप सीखें, और गुण संधि और विसर्ग संधि के नियम को आप यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस उनके बीच में जरूर कर ले। अगर आपको ये अंतर करना आ गया तो गलती नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि गुण संधि को विसर्ग बता देंगे, विसर्ग को गुण बता देंगे। आप क्योंकि व्याकरण जानते हैं, आपको नियम पता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में। फिर आता सब तीसरा नियम है। संधि का जो तीसरा नियम आपके लिए उपयोगी मुझे लग रहा है वो ये है, विसर्ग संधि का नियम 3 देख लेते हैं, है ना, जो परीक्षा में बार बार आता है। नियम 3 लिखा हुआ है कि भाई विसर्ग का, वो कह देगा विसर्ग का उसने कहा
पीठ कटा श, पीठ कटा श में परिवर्तन, या कह दो इसको मूर्धन्य श कह दो कि विसर्ग का पीठ कटा श या मूर्धन्य श में परिवर्तन कैसे होगा, सवाल यह है। तो भाई अगर आप इसकी व्याख्या पर आते हैं, इसकी व्याख्या आप समझते हैं, इसकी व्याख्या में क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि अगर माना विसर्ग से पहले या तो छोटी ई और या तो छोटा ऊ हो, विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ आते हो, तथा विसर्ग के बाद या तो आता हो क, या तो आता हो ख, या तो आता हो प, या तो आता हो फ। आपको ध्यान रखना है, मतलब क्या, विसर्ग से पहले इन चार में से, विसर्ग के बाद इन चार में से कोई एक होना चाहिए और विसर्ग से पहले इन दो में से कोई एक होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आन पड़ी है तो विसर्ग के स्थान पर सीधा सीधा मूर्धन्य श या पेट कटा श बन जाएगा। कैसे, देखते हैं जरा एग्जाम्पल। माना भाई अगर आपके पास कोई शब्द आ गया है इस प्रकार से, उसने माना शब्द लिखा है निष्कपट, ऐसे लिखा है इस टाइप से। माना उसने लिखा है आविष्कार, ऐसे लिखा है इस प्रकार से। या माना वो लिखा है बहिष्कार, ऐसे लिखा है इस प्रकार से। उसने कहा निष्पाप, ऐसे लिखा है इस प्रकार से। उसने कहा दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति ऐसे लिखा है। या माना उसने कहा निष्फल, निष्फल ऐसे। माना उसने कहा निष्काम, ऐसे। माना वो कह रहा है दुष्परिणाम, दुष्परिणाम ऐसे। अगर आप इन सब शब्दों को देखें ना, इसमें इसी नियम के आधार पर हो रहा है। भाई आपने क्या किया, निष्कपट में नी लिखा सीधा सा, इस श का क्या बना देंगे विसर्ग, पीछे कपट लिखा है तो आप भी कपट लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना विसर्ग से पहले क्या आ रहा है ई, हमने ई तो देखा था। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है क, हमने क को देखा था। इसका मतलब ई और क के संयोग से विसर्ग का क्या बन गया श। बात बराबर। माना आविष्कार लिखा है, अरे आपने क्या किया, आप सीधा सीधा शब्द लिखेंगे पहले आवी, ये लीजिए आवी लिख दिया। आवी मतलब खत्म, क्या बचा है पीठ कटा श। इसका क्या बनाएंगे विसर्ग, पीछे कार लिखा तो कार चलाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, घर में खड़ा करने का कोई फायदा नहीं, चलाओ उसको। बहिष्कार लिखा है, आपने क्या किया बही लिखा इस प्रकार से, और ये जो श लिखा इसका विसर्ग बना दो, और फिर से आपको कार चलाने को मिल गई तो कार चलाइए फिर से। मानो निष्पाप लिखा है तो आपने लिखा है नी, श का क्या कर देंगे विसर्ग, और फिर पाप कभी मत करना नहीं तो नरक में जाओगे सीधा। दुष्प्रकृति लिखा है, भाई दू लिखा है इस प्रकार से, श का क्या बनाएंगे विसर्ग, और भाई फिर आप प्रकृति को दूषित होने से बचाएंगे। तो जा रही बात। निष्फल लिखा है, आपने लिखा नी, और श का क्या करेंगे आप विसर्ग, फिर तो फल खाने का मजा ही कुछ अलग है। अगर नंबर सही हो गया एक तो फिर फल ही फल खाओ, गलत कर दिए तो फिर निष्फल। निष्काम, आपने लिखा नी और श का क्या बनाएंगे विसर्ग, पीछे काम है, बस काम हो गया। इतना सा नियम याद रखेंगे तो काम ही काम है, बन गया काम। अब क्या करना है, अब तो दाम मिलेगा जब काम सही कर दिया तो। दुष्परिणाम, माना आपने ये दू लिख दिया और श का क्या बना दिया विसर्ग, तो परिणाम तो अच्छा आना ही है भाई। अगर नियम याद नहीं रखेंगे तो दुष्परिणाम आएगा, और नियम याद है तो फिर परिणाम अच्छा आएगा। और हम चाहते हैं कि परिणाम अच्छा आए, वो तब आएगा ना जब आप याद रखेंगे। आप कछु याद ही नहीं है और चल पड़े जी परिणाम अच्छा लाने, कैसे संभव है ना। ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी ना भाई। बच्चा जब तक आपको ये बेसिक चीजें याद नहीं है तब तक दुष्परिणाम ही निकलेगा, अच्छा परिणाम नहीं आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। इसी क्रम से एक और नियम है जो मुझे लगता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है ना। उस नियम का नाम है, अगर मैं उस नियम की बात करता हूं, वो नियम है विसर्ग का। विसर्ग का वो कह रहा है तालव्य श, कॉमा मूर्धन्य श तथा दंत्य स में परिवर्तन। मैंने तीनों को इकट्ठा कर दिया है, में परिवर्तन। एक नियम ऐसा है, कह रहा है कि जो विसर्ग है उसके स्थान पर ये तालव्य श या मूर्धन्य श या दंत्य स कैसे बनते हैं। ये तीनों श कैसे बनेंगे विसर्ग के स्थान पर,
कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये लीजिए व्याख्या पकड़िए हाथ में और हो गए काम। सामान्य व्याख्या है। मैं कहता हूं कि अगर अब हमारे पास एक विसर्ग लिखा है, अगर विसर्ग से पहले मैंने कहा कि भाई अ से लेकर के आउ तक का कोई भी स्वर आए, कुछ भी आ सकता है, अ आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, आदि आदि आदि। अगर ऐसी स्थिति है और विसर्ग के बाद या तो आना चाहिए च या छ में से कोई एक, या तो आना चाहिए ट और ठ में से कोई एक, या तो आना चाहिए त और थ में से कोई एक। याद रखना है, विसर्ग के बाद या तो च और छ में से कोई एक आना चाहिए, या तो ट और ठ में से कोई एक आना चाहिए, या तो त और थ में से कोई एक आना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है ना, तो पहले वाली कंडीशन में अगर विसर्ग के बाद इनमें से कोई एक आएगा, तो याद रखना जब विसर्ग के बाद च और छ आएंगे तो विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का बनेगा तालव्य श। क्यों बनेगा, क्योंकि भैया ये दोनों तालव्य होते हैं ना, तो तालव्य जब विसर्ग के बाद आएगा तो आप भी तालव्य ही बनाएंगे। अच्छा, अगर विसर्ग के बाद मूर्धन्य वर्ण आते हैं ट ठ, तो क्या बनेगा, मूर्धन्य श। अगर ये दंत्य आते हैं त थ, तो क्या बनेगा, दंत्य स। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि विसर्ग से पहले क्या है, भूल जाओ, कुछ भी हो सकता है। विसर्ग के बाद च और छ अगर आते हैं, इसका मतलब ये तालव्य ध्वनि है, तो आप भी क्या बनाएंगे, विसर्ग के स्थान पर तालव्य श, और आपने मिला दिया तालव्य से तालव्य को। अगर विसर्ग के बाद मूर्धन्य वर्ण आते हैं ट ठ, तो आप भी क्या बनाएंगे विसर्ग के स्थान पर, मूर्धन्य श। और अगर विसर्ग के बाद आता है दंत्य वर्ण त थ, तो आप भी विसर्ग के स्थान पर क्या बनाएंगे, दंत्य स। इसका मतलब विसर्ग जो है ना, वो अपने परवर्ती, जो उसका परवर्ती वर्ण आ रहा है, उसी उच्चारण स्थान को बरकरार रख रहा है। तभी तो आप देख रहे हैं परिवर्तन क्या हो रहा है। भाई कैसे, देखना, अगर मान लो मैं आपके पास एक शब्द लिखता हूं निश्चय, ऐसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा है निश्चल, ऐसे लिखा है, या उदाहरण के लिए हमने कोई शब्द लिखा है इस प्रकार से धनुष्टंकार, मैंने क्या लिखा है, धनुष्टंकार, ऐसे लिखा है, बहुत कॉमन। या माना मैं लिख रहा हूं नमस्ते, ऐसे कॉमन शब्द लिख रहा हूं ऐसे। यहां पर अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात यह है कि तालव्य टू तालव्य मिल रहा है, तालव्य से तालव्य मिल रहा है, मूर्धन्य से मूर्धन्य मिल रहा है, दंत से दंत मिल रहा है। अरे भैया संधि बहुत इजी नहीं पड़ गई आपको, नी लिखा, श का क्या बना दिया, विसर्ग, और चल, काम हो गया। यहां पर क्या किया, नी लिखा, श का क्या बनाया, विसर्ग, और चल, बात बन गई। यहां पर क्या लिखा है, धनु लिखा, श का क्या बनाया, विसर्ग, फिर तो टंकार होनी ही है जब सही होगा, क्या दिक्कत है। यहां पर क्या लिखा, न और म लिखा, स का क्या बनाया, विसर्ग, और ते लिख दिया, हो गया नमाधंते बराबर नमस्ते। अब समझो ना आप, विसर्ग से पहले क्या लिखा, ई, हो सकता है, बाद में क्या लिखा, च। अरे भैया इस च की वजह से तो मैंने इसके जगह पर श बनाया, क्योंकि जब विसर्ग का परिवर्तित तालव्य था तो मैंने विसर्ग का प्रतिनिधित्व भी किसको दिया, तालव्य को। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर चूंकि विसर्ग के बाद ट था इसलिए विसर्ग का क्या बना दिया, मूर्धन्य श। विसर्ग के बाद त था इसलिए विसर्ग का क्या बना दिया, दंत्य स। एक नियम आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है, बेहद कारगर है, यहां से भी सवाल आ जाते हैं तमाम प्रकार के। आई बात में एक और नियम जो मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण नियम है। वो नियम क्या है, अगर आप इतने नियम याद रख पाते हैं तो बहुत है। नियम क्या है, वो कह रहा है कि विसर्ग का यथावत, विसर्ग का यथावत रहना है, यथावत रहना। यथावत रहने का मतलब विसर्ग एज इट इज बना रहेगा, विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग के जगह पर कोई वर्ण नहीं बनेगा नया, जैसा विसर्ग था वैसे रहेगा बना हुआ। अब कैसे पॉसिबल था, समझिए इस बात को जरा। भाई अगर आप इस नियम की व्याख्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप इसकी व्याख्या करते हैं, हमने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास विसर्ग लिखा है, पुष्टि करने के लिए मैंने कहा विसर्ग है, विसर्ग से पहले यहां पर भी अगर मैं कहता हूं कि भाई अ से लेकर के आउ तक का कोई भी वर्ण हो सकता है, अ आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, कुछ भी आ सकता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर विसर्ग के बाद या तो आता है तालव्य श, या तो आता है मूर्धन्य श, या तो आता है दंत्य स। याद रखना है, विसर्ग के बाद इन तीन में से अगर कोई एक आता है तो क्या करेंगे,
तो आप विसर्ग को यथावत रखेंगे, विसर्ग की जगह पर कोई बदलाव नहीं होगा, विसर्ग एज इट इज बना रहेगा। या क्या करेंगे समझना, अगर माना विसर्ग के बाद ये श आता है, माना विसर्ग के बाद ये वाला श आता है, विसर्ग के बाद ये वाला श आता है, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करेंगे? देखो, या तो विसर्ग को एज इट इज बनाए रखो, या विसर्ग के बाद अगर ये श आएगा ना तो विसर्ग के स्थान पर भी ये श बन जाएगा, यानी श डबल हो जाएगा। और श डबल का मतलब समझना, ये जो लिखे है ना श श स, ये तीनों महाप्राण ध्वनियां हैं, और महाप्राणों का कभी भी व्यंजन द्वित्व नहीं बनता, ये व्याकरण का नियम है। अगर यहां पर द्वित्व बन रहा है, इसका मतलब है कि एक श विसर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। या अगर विसर्ग के बाद ये वाला श आएगा तो या तो विसर्ग का विसर्ग बनेगा, या तो श बन जाएगा इसकी जगह पर। अगर ये वाला श आता है तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा, या तो ये वाला श बन जाएगा इसके स्थान पर। अब कैसे, यहां देखो ना एग्जाम्पल, मान लो आपके पास उसने निशंक लिखा है। देखो, या तो निशंक ऐसे लिखा होगा परीक्षा में, आई बात सुन में, या तो इसी शब्द को पहले लिख देगा नी विसर्ग शंख, ऐसे दोनों ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। भाई अगर आप इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, क्या करेंगे? नी लिखा, इस श का क्या बना दिया? विसर्ग, पीछे क्या लिख दिया? शंख। हमने देखा कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? श। जब विसर्ग के बाद श आ रहा है तो विसर्ग का कुछ नहीं बनेगा, इस श को रिपीट कर दिया मैंने, कारण ये जो दो बार श लिखा है ना, इसका मतलब ये आगे वाला श विसर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसा लिखा होगा तो भी ठीक है, घबराना नहीं है, और ऐसे लिखा हो या तो सब करा हुआ है, कुछ नहीं करना। निशंक जी से पूछ लो आप, आपका नाम कैसे लिखते हैं? भाई अगर आप इसका संनिवेशित करेंगे, क्या करेंगे? नी, यहां तो पहले ही कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ करा हुआ है, विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, विसर्ग यथावत बना रहेगा मेरे प्यारा बच्चा। कैसे? जरा दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए, आप सॉल्व करके, है ना। मान लो आपके पास कोई शब्द लिखा है इस प्रकार से, उसने कोई शब्द लिखा है निसंदेह, माना मैं डबल स के साथ लिख रहा हूं निसंदेह, या मान लो मैंने लिखा है दुस्साहस, ऐसे, मान लो मैं लिखा है निशुल्क, ऐसे। अरे आपको समझ में आ रहा है ना, डबल लिखा हुआ ना, तो आप क्या करेंगे? नी लिखा, स के स्थान पर विसर्ग बनाओ, और अब तो संदेह बचेगा ही नहीं। यहां क्या किया है? दू लिखा, स का विसर्ग बनाओ, और अगर ऐसा कर दिया तो साहस आपका बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा करते हैं, नी लिखते हैं, विसर्ग बनाते हैं, फिर तो शुल्क लेने की किसकी औकात है? कोई शुल्क क्यों लेगा आपसे जब आप सही करेंगे? आई बात समझ में? एक नियम यह है जो आपको याद रखना है। एक और नियम मुझे लग रहा है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, वो है विसर्ग का लोप हो जाना। नियम का नाम है विसर्ग का लोप हो जाना। लोप हो जाना कि भाई विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है? एकदम गायब हो जाना, यानी विसर्ग के स्थान पर कुछ बनेगा नहीं, बल्कि विसर्ग गायब हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, या वो गौण हो जाएगा, कह सकते हैं विसर्ग को। कैसे भाई? आइए देखिए इस नियम को भी। इसमें इसकी व्याख्या अगर आप करते हैं इस नियम की, तो इसकी व्याख्या स्वरूप ये कह सकते हैं आप कि भाई हमारे पास में विसर्ग लिखा है, अगर माना विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ में से कोई एक आता है, और विसर्ग के बाद प्यारा बच्चा र आता है। अब ध्यान समझना, मैंने क्या कहा कि विसर्ग से पहले छोटे ई और छोटा ऊ में से कोई एक होगा, और विसर्ग के बाद क्या होगा? र। अगर ऐसी स्थिति है, इसका मतलब है विसर्ग का सीधा लोप, विसर्ग की जगह पर कुछ नहीं बनेगा। बस करना क्या है, जब आप संधि करते हैं तो ये जो छोटी ई है ना, इसका बन जाएगा बड़ी ई, ये जो छोटा ऊ है ना, इसका बन जाएगा बड़ा ऊ। बस इतनी दो बातें हैं जो परिवर्तित होनी है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? माना परीक्षा में लिखा हुआ निरोग, ऐसे, माना लिखा है नीरज, ऐसे, माना लिखा है नीरव, अरे नीरव मोदी याद आ गया साहब, ऐसे, माना अगर लिखा है दुराव, ऐसे, तो आप बात बन तो गई, हो तो गया। देखो करना क्या है भाई, निरोग में नी बड़ी लिखा है ना, तो जैसे आप नौ लिखेंगे, इस बड़ी ई को पहले बना दो छोटी ई, जैसे छोटी बना वैसे ही विसर्ग एक्टिव हो गया, रोग को रोग लिख दिया। अब देखो विसर्ग से पहले क्या लिखा है? छोटी, बाद में क्या लिखा है? र। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तो छोटी जैसे बड़ी में कन्वर्ट होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये देखो ना, निरोग में विसर्ग का लोप हो गया।
नीरज भी ऐसे करेंगे आप, नी को छोटा लिखो, विसर्ग एक्टिव हो जाएगा, रज को रज लिख देंगे आप। नीरव साहब में नी को छोटी किया, विसर्ग एक्टिव हो गया, रव को रव लिख देंगे आप। दुराव में आप बड़ाओ को छोटाओ कर देंगे, विसर्ग एक्टिव हो गया, राव साहब को राव साहब लिख दो, है ना। ये विसर्ग संधि के वो सामान्य नियम है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इन नियमों को याद रखिएगा, और मैं नहीं मानता कि अगर आप ये सब याद रखते हैं तो आपके विसर्ग संधि गलत हो सकती है ना। एक और चीज, जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, कल से उनकी लाइव क्लास में आरंभ कर दूंगा एप्लीकेशन पर, स्टूडियो से, अपने ऑफिस से, है ना। तो कल से दिन में लाइव क्लास पढ़ लेंगे दिन के टाइम में। और यूट्यूब के जो अभ्यर्थी है, जो यूट्यूब पर मुझसे पढ़ते हैं, उनके लिए निरंतर रात्रि 10 बजे क्लास रहेगी। और अगर एप्लीकेशन पर आप भी जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़िएगा और संपूर्ण कोर्स का लुत्फ उठाए महज न्यूनतम फीस में। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।